मॉर्निंग। आज हम अध्याय 7 भाग 6 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास प्रकरण पवने द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो आज हम पवने द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में वर्णन करेंगे। किस प्रकार से पवन के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पवनें क्या होती हैं? एक ही दिशा में चलने वाली हवाओं को पवनें कहते हैं। पवनें मौसम के अनुसार परिवर्तन होती है और कहीं ठंडी पवन चलती हैं, कहीं गर्म, कहीं शुष्क, कहीं आर्द्र, कई प्रकार की पवनें चलती हैं। लेकिन जो रेगिस्तान में मरुस्थल में चलने वाली पवनें हैं वो उष्ण पवनें हैं। वो तेज़ गति से चलने वाली पवनें होती हैं, जिसके कारण से कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उष्ण मरुस्थलों के दो प्रभावशाली अनासदानकर्ता कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण अपर्दन कारक है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। उष्ण धरातलों के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है, जिससे हल्की गर्म हवा प्रक्षुब्धता के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती है। इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर वातावृत बनते हैं तथा अनुवात एवं उत्वात प्रभाव उत्पन्न होता है। पवनें मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती हैं और उनके मार्ग में रुकावटें पवनों में विक्षोभ उत्पन्न करती हैं। निस्संदेह तूफानी पवन अधिक विनाशकारी होती हैं। पवन अफवान, घर्षण आदि द्वारा अपर्दन करती हैं। अपवहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण धूल उठाती हैं। वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करती हैं। जब वायु में उपस्थिति रेत के कण चट्टानों से तल से टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया बालू घर्षण जैसी मरुस्थलों में पवनें कई रोचक अपर्दनात्मक व निक्षेपणात्मक स्थल रूप बनाती हैं। तो जब तेज़ गति से हवाएं चलती हैं, तेज़ गति से हवाएं चलने के कारण उसके साथ में छोटे छोटे धूल के कण उड़ते हैं और वो धूल के कण जब चट्टानों से टकराते हैं, टकराने के कारण चट्टानों का चूर्ण बिखर जाता है, चट्टानें भी टूट जाती हैं। उनसे जो दो प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, एक अपर्दनात्मक और एक निक्षेपणात्मक। अब अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं आगे हम पढ़ेंगे। वास्तव में मरुस्थल में अधिकतर स्थलाकृतियों का निर्माण वृत्त क्षरण और प्रवाहित जल की चादर बाढ़ से होता है। यद्यपि मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार वर्षा होती है। अल्प समय में मूसलाधार वर्षा होती है। मरुस्थलीय चट्टानें अत्यधिक वनस्पति वहीनी होने के कारण तथा दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक व रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावित होती हैं। अतः इनका शीघ्र क्षय होता है और वेग प्रवाह इस अपक्षय जनित मलबे को आसानी से बहा ले जाती हैं। अर्थात मरुस्थलों में अपक्षय जनित मलबा केवल पवन द्वारा ही नहीं वरन वर्षा, वृष्टि दोवन से भी प्रवाहित होता है। पवन केवल महीन मलबे का ही अपवान कर सकती है और वृत्त अपर्दन मुख्यतः परत बाढ़ या वृष्टि धोवन से ही संपन्न होता है। मरुस्थलों में नदियाँ चौड़ी अनियमित वर्षा के बाद अल्प समय तक प्रवाहित होती। अगर हम अपर्दनात्मक स्थल रूप को देखते हैं तो इसमें पेडिमेंट और पदस्थलीय दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। मरुस्थलों में भूदृश्य का विकास मुख्यतः पेडिमेंट का निर्माण वो उसका ही विकसित रूप है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेंडिमेंट कहलाते हैं। पेंडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपर्दन व चादर बाढ़ दोनों से संयुक्त अपर्दन से होता है। अपर्दन भूसहित के तीव्र ढाल वाले कौर के साथ साथ प्रारंभ होता है या विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित कटावों के तीव्र ढाल वाले पार्श्व पर अपर्दन प्रारंभ होता है। जब एक बार तीव्र मंद ढाल के साथ पेंडिमेंट का निर्माण हो जाता है
जिसके पीछे एक भृगु या मुक्त पार्श्व होता है, तो कटाव के कारण मंद ढाल अथवा मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगता है और अपर्दन की इस पद्धति को पृष्ठ क्षरण के द्वारा की गई ढाल की समानांतर निवर्तन पीछे हटना क्रिया कहते हैं। अतः समानांतर ढाल निवर्तन द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपर्दित करते हुए पेंडिमेंट आगे बढ़ाते हैं तथा पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का अपर्दन हो जाता है और केवल इंसेलबर्ग निर्मित होते हैं जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप हैं। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति वहीनी मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं जिसे पेंडीप्लेन पदस्थली कहते हैं। प्लाया मरुभूमियों में मैदान प्रमुख मरुस्थल हैं। पर्वतों व पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अपवाहन मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है और पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की उथली जल झीलें ही प्लाया झील कहलाती हैं। प्लाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है। अक्सर प्लाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे प्लाया मैदान जो लवणों से भरे हो कलर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहलाती हैं। जैसे आप इसका चित्र देख सकते हैं, ये जो मैदानों के अंदर मरुस्थलीय भागों में खड्डे बन जाते हैं, उन खड्डों में बारिश के कारण पानी जम जाता है और जमने के कारण झीलों का निर्माण होता है और वाष्पीकरण अधिक होने के कारण यहाँ पानी कम मात्रा में पाए जाते हैं और लवणीय पानी हो जाता है। यहाँ लवणीय पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अपवाहन घृत तथा गुहा पवनों के एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षत जनित पदार्थों या असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले घृत बनते हैं जिन्हें अपवाहन घृत कहते हैं। अपवाहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे या गुहिकाएँ भी बनाती हैं। तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण से चट्टानी तल पर उथले घृत जिन्हें वात घृत कहते हैं बनते हैं और इनमें से कुछ वात घृत गहरे और विस्तृत हो जाते हैं जिन्हें गुहा कहा जाते हैं। तो आपके इसमें आगे चित्र ये दिए हुए हैं, जैसे वात घृत और गुहा का निर्माण होता है। ये चट्टानें हैं, इन चट्टानों के टकराने से वात घृत और गुहाओं का निर्माण होता है। ये पवन द्वारा अपर्दित स्थल आकृतियाँ हैं जो चट्टानों के अंदर बड़ी बड़ी गुहाओं का निर्माण होता है, छोटी गुहाओं का निर्माण होता है और कई प्रकार की गुफाएं भी बन जाती हैं और कंदराओं का निर्माण भी होता है। चत्रक, टेबल तथा पीठिका शैल मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन, अपवाहन व अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती है और कुछ प्रतिरोधी चट्टानों के घिसते हुए अवशेष जिनके आधार पतले व ऊपरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं, चत्रक के आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की भांति विस्तृत होता है और अधिकतर ऐसे अवशेष पीठिका की भांति खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाता है मरुस्थल में अधिकतर जो चट्टानें होती हैं वो पवनों के द्वारा अपवर्तित हो जाती हैं और अपघर्षण के द्वारा जो ऊपर वाला भाग समतल हो जाता है और कई भाग हैं जो गोल टोपी के समान भी उभर कर ऊपर सामने आता है जिसको चत्रक के रूप में जाना जाता है। जैसे आपके सामने ये चित्र प्रस्तुत है, ये चत्रक है। जैसे ये वाला भाग ये कट गया और ऊपर वाला भाग ये टोपी के समान छतरी के समान है, इसलिए इसको चत्रक के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसी प्रकार ये वाला भाग भी कटा हुआ है, ऐसे अगर हम देखते हैं तो ये भी छत्रक के समान है। ये छत्रक वाला भाग है, छत्रक के समान पाया जाता है। ऐसे कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है जिसमें छत्रक, टेबिल तथा पीठिका शैल होता है। पीठिका शैल के नाम से भी जानते हैं। निक्षेपित स्थल स्वरूप पवन एक छटकाई करने वाला कारक है। पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई व अधिक दूरी तक होता है। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले जाते हैं और पवनें टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देती हैं, जिसे सॉल्टेशन कहते हैं। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ा कर ले जाए जा सकते हैं।
चूँकि पवनों द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार व भार के अनुरूप होता है, अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया भी पदार्थ द्वारा चटाई का काम हो जाता है। जब पवन की गति घट जाती है या रुक जाती है तो कणों के आकार के आधार पर निक्षेपण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अतः पवन के निक्षेपित स्थल रूपों में कणों की महीनता नहीं भी दिखाई जा सकती है। रेत की आपूर्ति स्थायी पवन दिशा के आधार पर शुष्क प्रदेशों में पवन निक्षेपित स्थल रूप विकसित हो जाते हैं। तो हमने देखा है कि जब तेज गति से पवनें चलती हैं तो उसके साथ में धूल के कण उड़ते हैं और टकराते हैं चट्टानों से। चट्टानों से टकराने के कारण चट्टानों से भी कई प्रकार के कण बिखर जाते हैं और उन कणों के बिखरने के कारण धूल के साथ में वो उड़ते हैं। जब उसकी गति कम हो जाती है तो कम होने के कारण वो धीरे धीरे धूल जमती जाती है और उसके धूलों के कण के जमने के कारण कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे बालू टिब्बे। तो उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण में उपयुक्त स्थान है। इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में हो, उसको नवचंद्राकार टिब्बे कहते हैं। बरखान भी कहा जाता है, इसको बरखान भी कह सकते हैं। नवचंद्राकार टिब्बे या बरखान एक ही बात है। नवचंद्राकार टिब्बे कहो या बरखान कहो। जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति पाई जाती है वहाँ परवलिका बालू टिब्बों का निर्माण होता है। परवलिका बालू का टिब्बों का निर्माण का होता है जहाँ वनस्पति होती है। अगर पवनों की दिशा स्थायी रहे तो परवलिका बालू का टिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं, जैसे सीफ बरखान की ही भांति होते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे कैसे बरखान होते हैं। सीप बालू टिब्बों में केवल एक ही भुजा होती है। ऐसा पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। सीप की एक भुजा ऊंची व अधिक लंबी विकसित हो जाती है। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा स्थायी रहे तो अनुदैर्घ्य टिब्बे बनते हैं। कौन से टिब्बे बनते हैं? अनुदैर्घ्य टिब्बे बनते हैं। यह अत्यधिक लंबाई व कम ऊंचाई के लंबायमान कटक प्रतीत होते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। जो पवनें चलती उसके समकोण पर अनुप्रस्थ टिब्बे बनते हैं। इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर हो। यह अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और उनकी वास्तविक आकृति व अनोखी विशेषताएं नहीं रहती हैं। मरुस्थल में अधिकतर टिब्बों का स्थानांतरण होता है और उनमें से कुछ विशेष मानव बस्तियां के निकट स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये आपके सामने बरखान, सीप, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक और अनुदैर्घ्य, जैसे ये अनुप्रस्थ कहाँ बनते हैं? जैसे पवनें चलती हैं उसके पवनों के समकोण पर बनाती हैं तो उसको अनुप्रस्थ बोलते हैं। और जब पवनों के समानांतर बनती हैं तो पवनों के समानांतर बनते हैं उसको अनुदैर्घ्य कहा जाता है। इसी प्रकार बरखान है वो एक चंद्र आकृति का निर्माण होता है और बरखान से एक चीप की आकृति का निर्माण होता है जो पवनों की दिशा के अनुकूल होती हैं। इस प्रकार से पैराबोलिक, बरखान, शीप, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य ये विभिन्न प्रकार के टीलों का निर्माण होता है जो हवाओं के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ मानी जाती हैं। अब हम बोध प्रश्न के रूप में पहला प्रश्न है, वायु द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो पेडिमेंट, पदस्थलीय, पलवाह, झील, अपवाहन, गृत, गुहा छत्रक, टेबल पीठिका शैल ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। पवन द्वारा निक्षेपित स्थल रूप कौन कौन से हैं? बालू टिब्बे, बरखान, परवालिका बालू का टिब्बे, सीप, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ। प्लाया झील कहाँ मिलती है? प्लाया झील मरुस्थल भूमि में ये प्लाया झील मिलती है जो एक अस्थायी झील के नाम से भी जाना जाता है। गृह कार्य, पवनों द्वारा अपरदनात्मक स्थल रूप को समझाइए। दूसरा प्रश्न है, पवन द्वारा निक्षेपित स्थल रूप को समझाइए। ये दो प्रश्न हैं जो आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं और बोध प्रश्न है वो भी पुस्तक के अंदर करने हैं। इस लेसन को आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।